यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अप। माय नेम इज़ कीर्ति। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात स्टाफ नर्स का 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो जिनका भी 20 जून को पेपर होने वाला है, 20 जून को पेपर है गुजरात में, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि गुजरात का जो पेपर है आप तक सॉल्व है, जो इस तरीके से हार्ड कॉपी टाइप से पेपर मिला था उस टाइम पर, तो इसकी आंसर की किसी को नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर मैंने पेपर सॉल्व किया है। इन केस इस पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन गलत लगे या मेरे द्वारा कोई भी आंसर गलत दिया जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बट आप क्वेश्चन का आंसर है जो बताएं कि मैम आपने गलत किया है, तो प्रॉपर लैंग्वेज में लिख के बताना। मतलब आप समझ सकते हैं, कोई भी वल्गर टाइप के वर्ड बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस पेपर को देखते हैं। हज़ारों लोग जब इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए, ताकि मेरा कुछ नहीं है, मुझे हैबिट हो गई है आप लोगों के इस तरीके के कमेंट्स पढ़ने सुनने की। अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, बट यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर गलत हो तो आप लोग प्लीज़ प्रॉपर लैंग्वेज में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेपर गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आया हुआ था। तो एक पेपर मेरे पास एक कैंडिडेट ने भेजा हुआ है। इसके पहले पेपर मैंने सॉल्व किया था, बट मैंने उस टाइम पर इसकी पूरी गुजराती लैंग्वेज को अलग कर दिया था, तो पेपर बहुत सारे लोगों को मिल नहीं पा रहा है, तो इसीलिए पेपर दोबारा से सॉल्व करना पड़ा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैक्विन साइन इज सीन इन। जो मैक्विन साइन है किस डिसीज में देखने को मिलता है? क्या है? मैक्विन साइन। मैक्विन साइन किस डिसीज में देखने को मिलता है? ऑप्शन में रिकेट्स, हाइड्रोसेफेलस, टिटेनस या फिर मेनिंजाइटिस। मैक्विन साइन देखने को मिलता है हाइड्रोसेफेलस में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एनोमली सीन इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोमल है जो एबनॉर्मलिटी और एनोमली रहती है? ऑप्शन है ट्रायोसोमी 21, ट्रायोसोमी 18, XXY सिंड्रोम या फिर ट्रायोसोमी 13। डाउन सिंड्रोम में जो ट्रायोसोमी होती है वो कौन से नंबर की ट्रायोसोमी होती है? तो वो ट्रायोसोमी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग CHO का पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सॉरी, डाउन सिंड्रोम में ट्रायोसोमी 21 होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। डाउन सिंड्रोम में कौन से नंबर की ट्रायोसोमी होती है? 21। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा आपका? ए। तो जो लोग MPCHO का पेपर देने वाले हैं उनके लिए आप लोग यदि इनकेस पेपर परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो रिसेंट में जितने भी GMC के पेपर हो चुके हैं वो पेपर भी आपको मिल जाएंगे, तो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डाउन सिंड्रोम में कौन सी ट्रायोसोमी होती है? तो होती है ट्रायोसोमी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द इंक्रीज इन कर्निक टेरस। तो कर्निक टेरस में है जो कौन सा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा? कंजुगेटेड, अनकंजुगेटेड, क्रेटिनिन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो कर्निक टेरस की कंडीशन है इसमें कौन सा बिलिरुबिन बढ़ेगा? ऑप्शन में क्या है? कंजुगेटेड, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन या फिर क्रिएटिनिन। तो जो कर्निक टेरस की कंडीशन है एक टाइप का क्या होता है, इसमें हाई बिलिरुबिन लेवल रहेगा बेबी के ब्लड में, लेकिन एक किसको अफेक्ट करेगा? ब्रेन को। तो इसीलिए कर्निक टेरस में जो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है वो कौन सा बिलिरुबिन बढ़ता है? वो बढ़ता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। नेक्स्ट यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम ऑफ राउंड वॉर्म। तो राउंड वॉर्म का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में है एंटोरबियस वर्मिकुलरिस, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, एस्केरिस, लुम्ब्रिकॉइड्स या फिर टीनिया सोलियम। तो राउंड वॉर्म का दूसरा नाम है, राउंड वॉर्म का जो दूसरा नाम रखा गया है वो क्या है? वो है एस्केरिसिस लुम्ब्रिकॉइड्स। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट। तो टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट में टोटल 4 डिफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, तो उन 4 डिफेक्ट्स में से कौन सा नहीं है? नॉट पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा या फिर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो जो 4 डिफेक्ट इंक्लूड होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा,
पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो नहीं है तो वो क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, क्या है, PDA और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। तो हीमोफीलिया जो कि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसमें कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की कमी रहती है, डेफिशिएंसी रहती है? ऑप्शन में फैक्टर 8, 9, 11, सेकेंड ऑप्शन में 3rd, 4th एंड 6th, सेकेंड 9th एंड 6th, 8th, 10th एंड 4th। तो हीमोफीलिया में कौन सा फैक्टर है जिसकी कमी होती है? तो वो फैक्टर 8, 9 एंड 11। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका ए। नेक्स्ट इज द कॉमन टाइप ऑफ क्लब फूट इज। तो क्लब फूट का कॉमन टाइप क्या है? ऑप्शन में टेलिपस कैल्कोनिवेलगस, टेलिपस वेरस, टेलिपस इक्योनोवेरस, टेलिपस वेलगस। तो जो कॉमन टाइप है वो क्या है? टेलिपस इक्योनोवेरस। यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर की हेल्प से, क्वेश्चन पेपर आप सब लोग को ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाएगा, बट आंसर आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि आपका पेपर है तो आपको बेसिक पैटर्न है तो जरूर पता चल जाएगा किस टाइप का पेपर आता है। गुजराती मुझे नहीं आती, इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ती जा रही हूँ और उनको हिंदी में थोड़ा बहुत ट्रांसलेट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडेटरी हीमोलाइटिक एनीमिया। तो इनमें से हेरिडेटरी एंड हीमोलाइटिक एनीमिया कौन सा है? ऑप्शन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, और डी है यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। तो इनमें से कौन सा है जो हेरिडेटरी हीमोलाइटिक एनीमिया है? तो वो है एप्लास्टिक एनीमिया। ये सभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया है, बाकी यहाँ पर हेरिडेटरी पूछा है तो क्या होगा? एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट यहाँ पर मिक्सो वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो मिक्सो वायरस है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? ऑप्शन में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटेनी या फिर मम्स। तो जो मिक्सो वायरस है ये किसके किस डिसीज के होने का कारण बनता है? तो ये जो जनरली कॉमन कोल्ड फ्लू ये सब होता है उसके लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? डी, मम्स। मिक्सो वायरस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मम्स के लिए। नेक्स्ट है हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर क्लोजर ऑफ एपिफाइजल प्लेट्स कैन कॉज। तो हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा सीक्रेशन के कारण जो एपिफाइजल प्लेट्स क्लोज होगी तो ये क्या कारण बन सकती है? तो ये क्रिएट कर सकती है एक्रोमेगाली। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंज अकर्स इन मेनोपॉज इज। मेनोपॉज की कंडीशन में कौन से हार्मोन्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में फॉल इन सीरम एस्ट्रॉइडल लेवल, फॉल इन टेस्टोस्टेरोन लेवल, फॉल इन TFSH लेवल या फिर इंक्रीज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो मेनोपॉज में क्या होता है? सेजेशन, परमानेंट सेजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो आपके मेंसेस हैं वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं, पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो उसमें कौन से हार्मोन का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है? होता है जो एस्ट्रॉइडल लेवल है कम होने लगता है ब्लड में, सीरम एस्ट्रॉइडल लेवल कम होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ए। नेक्स्ट है अ लेडी हैड एन अबॉर्शन ड्यूरिंग 6th वीक ऑफ जेस्टेशन, द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज नोन एज। तो 6th वीक ऑफ जेस्टेशन में क्या हो गया है? अबॉर्शन हो गया है, तो ये डेवलपमेंटल पीरियड क्या कहलाएगा? ऑप्शन में एम्ब्रियो, फीटस, जाइगोट या फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? कहलाएगा एम्ब्रियो। नेक्स्ट इज स्पर्मेटोजोआ इज वायबल फॉर अ पीरियड ऑफ। तो स्पर्मेटोजोआ है कितने टाइम के लिए वायबल रहेगा, जीवित रहेगा? ऑप्शन में 12 to 24 आवर, 48 to 72 आवर, 24 to 48 आवर या फिर अप टू 5 डेज। तो जो स्पर्मेटोजोआ है ये कितने टाइम के लिए वायबल रहेगा? 48 से 72 घंटे के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर द हार्मोन फाउंड इन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं जब आप UPT करते हैं तो कौन सा हार्मोन है जो प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन में HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो जो हार्मोन रहेगा वो क्या होगा? HCG हार्मोन। नेक्स्ट इज VDRL ब्लड टेस्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर। तो VDRL टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन में एनीमिया, HIV, हेपेटाइटिस B या फिर सिफिलिस। तो जो VDRL टेस्ट है किसके लिए किया जाता है? सिफिलिस के लिए।
यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका डी। नेक्स्ट है क्राउन रम्प लेंथ ऑफ फीटस इज मेजर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर। जो क्राउन रम्प लेंथ है बेबी की सोनोग्राफी के टाइम पे चेक की जाती है कि बेबी की लंबाई कितनी हो गई है, तो लेंथ मेजर की जाती है बेबी की। क्राउन रम्प लेंथ है जो कैसे मेजर करेंगे, कोकेक्स टू द हील, वर्टेक्स टू द हील, वर्टेक्स टू द कोकेक्स या फिर हेड टू कोकेक्स। जो क्राउन रम्प लेंथ में फीटस हाइट और लेंथ नापी जाती है, कैसे चेक की जाती है, तो ये चेक होती है हेड टू कोकेक्स के मेजरिंग करके। नेक्स्ट है यहाँ पर डार्क रेड ब्राउन एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स। तो यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मेलिटी दी हुई है, किस तरीके का एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है, डार्क रेड ब्राउन एमनियोटिक फ्लूइड है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, फीटल डेथ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, RH इनकम्पेटेबिलिटी या फिर पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ फीटस। तो यहाँ पर क्या है, जो एमनियोटिक फ्लूइड यदि डार्क रेड ब्राउन कलर का है और देखने को मिल रहा है, तो यदि कैसा है, डार्क रेड ब्राउन एमनियोटिक फ्लूइड है, दैट मीन्स क्या है, फीटस की डेथ हो गई है, फीटल डेथ है, जिसके कारण इस तरीके का एमनियोटिक फ्लूइड है जो देखने को मिल रहा है। यदि ग्रीन एमनियोटिक फ्लूइड है तो क्या है, मेकोनियम स्टैंड प्रेजेंट है, गोल्डन है तो RH इनकम्पेटिबिलिटी, ग्रीनिश येलो है तो पोस्ट मैच्योरिटी, डार्क कलर्ड है दैट मीन्स हेमरेज, कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज की कंडीशन हुई है, और डार्क ब्राउन है तो क्या है, डार्क रेड ब्राउन है तो क्या है, इंट्रा यूट्राइन डेथ। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, फीटल डेथ है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा, डार्क रेड ब्राउन। नेक्स्ट है नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट्स। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले भी आपको दिया था, तो उसमें 1 वेन एंड 2 आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। तो जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है बेबी में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, लार्जेस्ट डायमीटर इन पेल्विस इनलेट। तो पेल्विस इनलेट का जो लार्जेस्ट डायमीटर है वो क्या है, तो वह एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, सी, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोकेमिकल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड्स आर ऑल एक्सेप्ट। तो एमनियोटिक फ्लूइड में सभी क्या है, बायोकेमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में प्रोटीन, अमोनिया, लिपिड एंड ग्लूकोज एंड यूरिया एंड क्रेटिनिन। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें प्रोटीन रहेगा, लिपिड ग्लूकोज रहेंगे, यूरिया क्रेटिनिन रहेगा, बट अमोनिया है जो प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, अ नर्स हु इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ एंटी सोशल बिहेवियर शुड स्ट्रेस ऑन। तो यदि कोई क्लाइंट क्या है, एंटी सोशल बिहेवियर है उसका, तो उसके लिए आप किस तरीके से केयर करेंगे। ऑप्शन में क्लोज सुपरविजन ऑफ द क्लाइंट, एजुकेट द फैमिली मेंबर दैट समवन शुड बी विद द क्लाइंट ऑल टाइम, सेटिंग क्लियर रूल्स अबाउट क्लाइंट्स बिहेवियर, प्रोवाइड स्टिमुलाई फ्री एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर यदि कोई क्लाइंट एंटी सोशल बिहेवियर है, हाइपर है या फिर कुछ और उसको मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, तो एज अ नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उसको जो एनवायरनमेंट, जो रूम, जो भी जगह प्रोवाइड करवाई जाती है वो क्या हो, स्टिमुलाई फ्री हो, जिससे उसको कोई भी इंजरी ना हो, दूसरों को इंजरी भी ना कर पाए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। बाकी ये सभी बाद में कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी है जो आपकी क्या रहेगी, स्टिमुलाई फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ECT प्रोसीजर वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस इन। तो ECT पहली बार कब यूज की गई थी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी फर्स्ट टाइम। ऑप्शन में 1930, 1938, 1940 या 1942। तो फर्स्ट टाइम ECT प्रोसीजर कब परफॉर्म किया गया था साइकोसिस ट्रीटमेंट के लिए, तो 1938 में। कब किया गया था, 1938 में। नेक्स्ट है द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है जो कब पास हुआ था, तो ये आया था 1912 में, 1912 में। कब आया था, 1912 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, Rima is admitted in psychiatric ward, refused to eat breakfast by stating that the food is poisoned. The kind of response is an example of. तो एक रीमा नाम की पेशेंट है जो कि साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट हुई है, अपना खाना खाने से मना कर रही है, कह रही है कि इसमें क्या है, पॉइजन है। तो किस तरीके का रिस्पॉन्स है? ऑप्शन में हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन या फिर एम्पैथी। तो उसके लिए क्या हो रहा है, हेल्यूसिनेशन हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गुजराती में, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। गेमोफोबिया मीन्स, तो गेमोफोबिया का मतलब क्या होगा? ऑप्शन में फियर ऑफ साउंड, फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ स्पीड या फिर फियर ऑफ डार्कनेस। तो गेमोफोबिया का मतलब होगा फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर लगना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किन किन लोगों को शादी से डर लगता है, जिनकी हो गई है, जिनकी नहीं हुई है। तो गेमोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। थेराप्यूटिक सीरम लेवल ऑफ लिथियम इज, तो लिथियम का थेराप्यूटिक सीरम लेवल कितना होता है? इससे ज़्यादा होता है तो लिथियम टॉक्सिटी कंसीडर कर दी जाती है, बट थेराप्यूटिक मतलब कि ट्रीटमेंट के तौर पर कितना लिथियम है जो यूज़ किया जा सकता है। ऑप्शन में 0.5 to 1.2 MEQ पर लीटर, 0.8 to 1.2 MEQ पर लीटर, 0.9 to 1.2 MEQ पर लीटर या फिर 1 to 1.2 MEQ पर लीटर। तो थेराप्यूटिक सीरम लिथियम लेवल होता है, वो होता है 0.8 to 1.2 MEQ पर लीटर। कितना? 0.8 से लेके 1.2 MEQ पर लीटर तक। नेक्स्ट है, विथ रिगार्ड्स टू डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर द टर्म DSM स्टैंड फॉर। तो DSM का जो फुल फॉर्म होता है वो यहाँ पर वो पूछा गया है कि क्या होता है DSM का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर जो DSM का फुल फॉर्म होता है, तो DSM का जो फुल फॉर्म होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। क्या होता है? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जो इंग्लिश वाले टर्म थे वो मिटे हुए हैं, इरेज किए हुए हैं। तो DSM का फुल फॉर्म यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा, सॉरी सी दिख रहा है, ये राइट आंसर है। यदि आपको गुजराती पढ़ना आती है तो मैं आपको बता दूं क्या होता है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो DSM का ओनली फुल फॉर्म पूछा है तो क्या होगा, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। साइको एनालिटिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो साइको एनालिटिक थ्योरी है, सबसे फेमस थ्योरी है, तो ये किसने दी थी? तो ये दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। नेक्स्ट, स्लीप वॉकिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। तो स्लीप वॉकिंग का दूसरा नाम क्या है? सोमनैम्बुलिज्म। यहाँ पर सारे ऑप्शन आप एक बार देखते जाइए। ऑप्शन में सोमनैम्बुलिज्म, इंसोम्निया, सोमनोकाइनेसिस या फिर एन्यूरेसिस। तो सोमनैम्बुलिज्म का मतलब क्या है? स्लीप वॉकिंग। स्लीप टॉकिंग का पूछते तो सोमनोकाइनेसिस होता है। इंसोम्निया का मतलब होता है कि लैक ऑफ स्लीप, नींद ही ना आना। एन्यूरेसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 30 इसका राइट आंसर क्या है? सोमनैम्बुलिज्म। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ माइंड विच इज वर्किंग ऑन रियलिटी प्रिंसिपल इज। दिमाग का, माइंड का कौन सा पार्ट है जो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्शन में है ID, ईगो, सुपर ईगो या फिर ईगो आइडियल। जो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो क्या है? ईगो है। नेक्स्ट है, कॉर्साकॉफ साइकोसिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो कॉर्साकॉफ साइकोसिस किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या फिर विटामिन B12। जो कॉर्साकॉफ साइकोसिस है इसका मेन कारण क्या है? विटामिन B1 डेफिशिएंसी, विटामिन B1 की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इफ IQ लेवल इज 45 देन इट इज क्लासिफाइड इन विच काइंड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो यदि IQ लेवल 45 है तो किस टाइप की मेंटल रिटार्डेशन में कंसीडर किया जाएगा? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या फिर प्रोफाउंड। तो प्रोफाउंड में लेस देन 25 वाले आ जाते हैं, यहाँ पर कहा है 45 है
तो किस तरीके की मेंटल रिटार्डेशन हो गई यदि IQ लेवल 45 है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर इन अ क्लाइंट विद सब्सटेंस एब्यूज विच इज द बेस्ट इंडिकेटर टू असेस द क्लाइंट्स प्रोग्रेस इन रिहेबिलिटेशन। तो यदि कोई पर्सन सब्सटेंस एब्यूज वाला है, इन केस आप उसको रिहेबिलिटेशन में भेजा गया है, तो उसकी प्रोग्रेस को कैसे पता करेंगे, क्या इंडिकेटर होंगे जो उस पर्सन की बेस्ट प्रोग्रेस को शो करेंगे रिहेबिलिटेशन में? ऑप्शन में परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग इंडिपेंडेंटली, द नंबर ऑफ ड्रग फ्री डेज ही हैज, टेकिंग ऑल द प्रिस्क्राइब ड्रग ऑन टाइम, विलिंग टू कम फॉर फॉलो अप। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस एब्यूज वाला क्लाइंट है उसके लिए फर्स्ट जो यदि उसकी प्रोग्रेस हो रही है तो फर्स्ट थिंग क्या होगी कि उसकी जो मेडिकेशन दी गई है उसको प्रिस्क्राइब की गई है उन सभी मेडिकेशन को वो अपने टाइम टू टाइम ले रहा है, क्योंकि उसकी खुद की अंदर से विलिंग है, इच्छा है कि वो जो ड्रग्स ले रहा है या फिर कोई भी सब्सटेंस इस तरीके से ले रहा है तो उसको छोड़ना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज ऑल आर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एक्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 35 कि सभी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं, डिप्रेशन को ट्रीट करने वाले एजेंट है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या फिर थियाजाइड्स। तो यहाँ पर सभी एंटी डिप्रेसेंट एजेंट हैं बट जो थियाजाइड्स है ये क्या है, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोर टू ईसीटी क्लाइंट इज गिवन एट्रोपिन 2। तो ईसीटी देने के पहले, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के पहले क्लाइंट को एट्रोपिन क्यों दी जाती है? ऑप्शन में इंड्यूस द स्लीप, मिनिमाइज द सीक्रेशन, टू डिक्रीज द पेन, रिलैक्स द स्मूथ मसल्स। तो ईसीटी क्यों दी जाती है? ईसीटी के पहले एट्रोपिन क्यों दी जाती है? कि सीक्रेशन को मिनिमाइज किया जा सके, ताकि जो भी सीक्रेशन हो रहा है उसको एस्पिरेट ना किया जाए, इसीलिए एट्रोपिन दे दी जाती है ईसीटी के पहले। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल सस्पेक्ट दैट अदर पीपल विल हार्म हिम इज। तो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें उस पर्सन को लग रहा है कि कोई दूसरा पर्सन उसको हार्म पहुंचा सकता है। तो किस टाइप की पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? ऑप्शन में साइक्लोथाइमिक, हाइपोमैनिक, मेलानकोलिक या फिर पैरानॉइड। तो जहाँ पर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है किस टाइप का है? पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी इन विच द पर्सन कॉन्स्टेंटली मेंटेन अ पोजिशन विदाउट एनी मूवमेंट इज। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें पर्सन एक टाइम तक क्या कर सकता है, अपना सेम पोजीशन में बैठ सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन में मैनरिज्म, कैटाप्लेक्सी, वर्बिग्रेशन या फिर नेगेटिविज्म। तो यहाँ पर ये जो चीज़ कहलाएगी क्या कहलाएगी? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि यदि डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी कहा गया है तो यहाँ पर मोटर एक्टिविटी को लेकर पूछा गया है, तो क्या होगा? कैटाप्लेक्सी। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ डेल्यूजन मोस्ट कॉमनली सीन इन मैनिक पेशेंट। तो मैनिक पेशेंट में किस टाइप का डेल्यूजन देखने को मिलता है? तो जितने भी मैनिया के पेशेंट होते हैं उनमें डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज द नर्स प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ न्यूली एडमिटेड क्लाइंट विथ बुलिमिया वुड बी 2। तो यदि कोई पेशेंट बुलिमिया का एडमिट किया गया, ईटिंग डिसऑर्डर है जो बुलिमिया है, तो उस नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? ऑप्शन में टीच क्लाइंट टू मेजर इनटेक एंड आउटपुट, इन्वॉल्व क्लाइंट इन प्लानिंग डेली मील, ऑब्जर्व क्लाइंट ड्यूरिंग मील्स, मॉनिटर क्लाइंट कंटिन्यूसली। तो वुलिमिया के जो भी पेशेंट हैं, वुलिमिया क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि क्लाइंट को जब वो मील है, खाने का टाइम, उस टाइम पर आपको उसको मेजर करना होगा। नेक्स्ट JSY स्टैंड फॉर जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, JSY का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? जननी सुरक्षा योजना, जो कि 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। कब? 12 अप्रैल 2005 को। और JSY का फुल फॉर्म क्या है? जननी सुरक्षा योजना।
नेक्स्ट, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज डन इन, तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, 1881 में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा आपका, सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, तो प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन में इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो जो सर्विसेज इंक्लूड नहीं है प्राइमरी हेल्थ केयर में वो कौन सी नहीं है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो सर्विस इंक्लूड नहीं की गई वो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। बाकी इम्यूनाइजेशन करवाया जाएगा, फैमिली प्लानिंग है, हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग वाटर सैनिटेशन है, और अप टू जो अदर 2 पॉइंट्स और इंक्लूड किए गए हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के, वो ऐड किए गए हैं, बट स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं जो इसमें प्रोवाइड नहीं की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 43, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, सी। नेक्स्ट, कॉप्लेक स्पॉट्स आर द डायग्नोस्टिक साइन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, तो कॉप्लेक स्पॉट किस डिसीज का साइन है। ऑप्शन है रूबेला, वुफिंग कफ जिसको पर्ट्यूसिस कफ या फिर 100 डेज कफ के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन में मीजल्स, डी में है मम्स। तो कॉप्लेक स्पॉट्स किस में देखने को मिलते हैं, मीजल्स में। नेक्स्ट है, द एपिडेमियोलॉजी इंडेक्स रिफर्स टू, तो एपिडेमियोलॉजी में इंडेक्स किसको रिफर करेगा, फर्स्ट केस ऑफ अ डिसीज, इंक्यूबेशन पीरियड, अफेक्टेड होस्ट या फिर कॉजेटिव एजेंट। तो एपिडेमियोलॉजी में इंडेक्स का मतलब होगा फर्स्ट केस ऑफ अ डिसीज, किसी भी डिसीज का, बीमारी का पहला केस क्या कहलाता है, इंडेक्स केस। नेक्स्ट इज, which of the following dimension is not included in the World Health Organization definition of health, WHO की जो हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है उसमें क्या इंक्लूड, कौन सा डायमेंशन इंक्लूड नहीं है। तो WHO के द्वारा हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी गई है, हेल्थ इज अ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो इस जो WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी है उसमें फिजिकल आया, मेंटल आया एंड सोशल वेल बीइंग आया, बट ऑक्यूपेशनल नहीं आया। तो यहाँ पर क्या है जो कि डायमेंशन नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका, बी, ऑक्यूपेशनल वेल बीइंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर अ पेशेंट विथ हार्ट डिसीज, तो यदि किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इनमें से क्या होगी। ऑप्शन में इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, डेपो प्रोवेरा, डायफ्राम या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो जो हार्ट पेशेंट है उसको बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होगी, डायफ्राम, जो कि एक बैरियर मेथड है जिससे पेशेंट को किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, NPP 2000 में जो आई थी उसमें कौन सा इंक्लूड पॉइंट नहीं है। ऑप्शन में इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अबव 14 ईयर ऑफ एज, रिड्यूसिंग इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट, अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। तो यहाँ पर जो सही पॉइंट होगा कि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई थी उसके फ्रेमवर्क में टोटल फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना कहा गया था कि एक स्टेबल पॉपुलेशन अचीव करना है 2045 तक, 2045 तक, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम करना है, और फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है, कब तक, 14 साल से कम एज की बच्चों को। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका ए, क्योंकि यहाँ पर अब 14 ईयर दिया हुआ है, बट बिलो 14 ईयर एज ग्रुप के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट है यहाँ पर द बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। यहाँ पर क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन पूछा है, ना कि यदि डायरेक्ट माल न्यूट्रिशन को असेस करना पूछते तब हम क्या करते, वेट फॉर एज, करेक्ट। यहाँ पर क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन पूछा है जिसका मतलब होता है स्टंटिंग या फिर लाइनर ग्रोथ फेलियर। लाइनर ग्रोथ फेलियर या फिर क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन को जब हम असेस करते हैं तो बेस्ट पैरामीटर इसके लिए क्या होता है, तो वो होता है हाइट फॉर एज, बच्चे की हाइट उसकी एज के अकॉर्डिंग बढ़ रही है या नहीं। तो क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग या फिर लाइनर ग्रोथ फेलियर आता है
तब जो बेस्ट पैरामीटर होता है हाइट फॉर एज। नेक्स्ट इज यूनिसेफ वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1946, 1948, 1952 या फिर 1955। तो यूनिसेफ की स्थापना की गई थी कब? 1946 में, 1946 में। WHO की 1948 में हुई थी और यूनिसेफ की कब? 1946 में। नेक्स्ट है द पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ विच 3 टायर सिस्टम। तो 3 टायर सिस्टम पंचायती राज है जो, इसमें 3 टायर सिस्टम है वो कौन कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन बताने से आपका भी टाइम है जो वेस्ट होगा, तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर दे दिया जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आपको आंसर डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो पंचायती राज में जो 3 टायर सिस्टम होता है वो होता है ग्राम पंचायत फॉर विलेज लेवल, पंचायत समिति फॉर ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद इट्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पर इसका आपका सही आंसर क्या होगा? बी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय बाइट्स ऑफ विच मॉस्क्यूटो। तो डेंगू फीवर किस मॉस्क्यूटो के काटने के कारण होता है? तो डेंगू का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? एडीज एगिप्टी मॉस्क्यूटो। आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? एडीज एगिप्टी मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो भारत में अंधे होने का सबसे मेन कारण क्या है? लीडिंग कॉज क्या है? ऑप्शन है ट्रॉकोमा, ग्लूकोमा, विटामिन ए डेफिशिएंसी या फिर कैटरेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, कैटरेक्ट और मोतियाबिंद, जिसको हिंदी में कहें क्या है? मोतियाबिंद। नेक्स्ट इज स्टेनिंग टेक्निक यूज्ड टू डायग्नोज ट्यूबरक्लोसिस इज नोन एज। टीबी को डायग्नोज करने के लिए जो कि एक स्टेनिंग टेक्निक यूज की जाती है वो क्या है? वो जील नेल्सन स्टेनिंग। क्या है? जील नेल्सन स्टेनिंग। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ RCH सेकेंड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का जो सेकेंड फेज है इसके सभी कंपोनेंट हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, फैमिली प्लानिंग या फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेफरल सिस्टम। तो इसके जो कंपोनेंट है वो क्या है? इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर रहेगा, एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेफरल सिस्टम है, बट फैमिली प्लानिंग है जो RCH फर्स्ट का कंपोनेंट है, ना कि सेकेंड का। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट इज नीति आयोग इज प्लानिंग अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर। तो नीति आयोग ने जो न्यू फ्रेमवर्क बनाया है किसके लिए है? 5 ईयर प्लान, फाइनेंस कमीशन, बजट और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इन सभी के लिए तो आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट इज MR वैक्सीनेशन कैंपेन इज फॉर विच एज ग्रुप। तो जो मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीनेशन कैंपेन है किस एज ग्रुप के लिए लाया गया है? ऑप्शन है 9 मंथ, बिटवीन 16 to 18 मंथ, बिटवीन 9 मंथ एंड लेस देन 15 ईयर, बिटवीन 6 मंथ to 18 मंथ। तो जो MR वैक्सीनेशन कैंपेन है, यहाँ पर MMR वैक्सीनेशन नहीं पूछा है, MR वैक्सीनेशन कैंपेन आता है तब आंसर आपको करना होगा कि बिटवीन 9 मंथ एंड लेस देन 15 ईयर, 9 महीने से लेके 15 साल से कम एज ग्रुप के बच्चों के लिए MR वैक्सीनेशन कैंपेन है जो लाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, विच स्टेट हैज लॉन्च चीप सैनिटरी पैड स्कीम अस्मिता योजना फॉर रूरल वुमेन। तो किस स्टेट ने जो कि सैनिटरी पैड स्कीम है एक लॉन्च की है, इसका नाम क्या है? अस्मिता योजना। जितनी भी रूरल वुमेन है उनके लिए सस्ते दामों पर, चीप प्राइस पर सैनिटरी पैड है जो प्रोवाइड करवाए जाए, उस योजना का नाम है अस्मिता योजना। तो ये किसने लाई है? ऑप्शन में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो अस्मिता योजना लाई गई थी, महाराष्ट्र सरकार ने योजना को लॉन्च किया था। क्या आएगा यहाँ पर आपका आंसर? सी। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स आर टू बी अचीव्ड बाय। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो टारगेट अचीव करने थे 17 गोल्स रखे गए थे, तो ये कब तक अचीव करने हैं? तो ये अचीव करने का जो टारगेट रखा गया वो रखा गया 2030 तक। कब तक? 2030 तक। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका सी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी के यहाँ पर परिणाम क्या नहीं है? ऑप्शन में है द स्प्रेड ऑफ HIV एड्स, पुअर मैटरनल हेल्थ, लोअर लिटरेसी रेट फॉर वुमेन, ग्रेटर इनसिक्योरिटी फॉर मेन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि एट प्रेजेंट में ये चीज़ें हमारे आसपास भी होती हैं। जेंडर इनइक्वालिटी का परिणाम यहाँ पर क्या नहीं है?
बाकी सभी परिणाम हैं बट किसी एक को छोड़कर, जेंडर इन इक्वेलिटी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61, द क्लाइंट हैज अराइव्ड एट रिकवरी रूम फ्रॉम सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी असेसमेंट। तो कोई क्लाइंट यदि सर्जरी रूम से बाहर आया है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? ऑप्शन में असेस द क्लाइंट नीड फॉर ऑक्सीजन, चेक द गे रिफ्लेक्स, असेस वाइटल साइन, असेस एयरवे फॉर पेटेंसी। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी पेशेंट का जो एयरवे पेटेंसी उसको चेक करने की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, ऑल ऑफ दीज आर स्टरलाइज्ड बाय केमिकल मेथड एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी केमिकल मेथड से स्टरलाइज किए जा सकते हैं किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर हमने सेट सी है जो सॉल्व कर रहे हैं, तो जो सेट डी में सेम थिंग यहाँ पर पड़ी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग केवल है यहाँ पर केमिकल मेथड से स्टरलाइज नहीं की जाएगी, बाकी सभी किए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63, क्लिनिकल थर्मामीटर इंडिकेट्स टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहीट फ्रॉम। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसमें कितने डिग्री फ़ारेनहीट तक टेम्परेचर शो होगा? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 95 डिग्री टू 108 डिग्री फ़ारेनहीट। 95 से 108 डिग्री फ़ारेनहीट तक टेम्परेचर है जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें मेजर होगा। नेक्स्ट है विच पोजीशन इज गिवन टू पेशेंट फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो यदि किसी पर्सन का पेशेंट का वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाना है तो कौन सी पोजीशन दी जाती है? ऑप्शन है लेफ्ट लेटरल, फॉलर, लिथोटॉमी या फिर सुपाइन। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाना है तो कौन सी पोजीशन दी जाएगी? लिथोटॉमी पोजीशन। आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका सी। नेक्स्ट इज द बेस्ट एंटीबायोटिक फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूटीआई को ट्रीट करने के लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी होगी? ऑप्शन में है पेनिसिलिन, टोब्रामाइसिन, ट्राइमेथोप्रिन या फिर सल्फामेथोक्डिजोल या फिर ईएस, एरिथ्रोमाइसिन एथाइल सक्सिनेट। तो जो मेडिसिन दी जाएगी यूटीआई को ट्रीट करने के लिए वो होगी ट्राइमेथोप्रिन और सल्फामेथोक्डिजोल। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई मेडिकेशन द नर्स शुड डू। तो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन करवाना है यदि किसी आंखों में जो ड्रॉप्स दी गई है डाली गई है तो किस तरीके से एज अ नर्स जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो उस मेडिकेशन का क्या करेंगे? तो ऑप्शन में पुट द प्रेशर ऑन ट्रैगस, होल्ड स्लाइड प्रेशर ऑन लैक्राइमल सैक, होल्ड स्लाइड प्रेशर ऑन लैक्राइमल सैक फॉर 1 to 3 मिनट या फिर जेंटली रब द आई फॉर 1 to 3 मिनट। तो सही पॉइंट होगा इसमें क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज पैलर, कूलनेस एट द स्किन एंड एडिमा एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर मैनिफेस्टेशन ऑफ एन आईवी कॉम्प्लिकेशन। तो इंट्रावीनस कॉम्प्लिकेशन के यहाँ पर कुछ साइन दिए हैं, उन साइन में से आपको बताना है कि ये किसके हैं। टिश्यू नेक्रोसिस के हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के हैं, इन्फिल्ट्रेशन के हैं या फिर इन्फेक्शन के हैं। तो यहाँ पर साइन क्या है? पैलार है, स्किन कूलनेस है, एडिमा है जिस साइड पर आईवी एडमिनिस्टर किया गया है। तो ये सभी किसके साइन है? तो ये हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के सभी साइन है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर बी। 67 का करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट शुड बी डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंटामिनेटिंग ऑफ एनवायरनमेंट इन बेड मेकिंग। तो पूरे रूम में आप जब बेड मेकिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप कंटामिनेटिंग जो एजेंट हैं उनको फैलने से बचाने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन में अवॉइड फैनिंग सॉइड लिनन, स्ट्रिप ऑल लिनन्स एट द सेम टाइम, फिनिश बोथ साइड एट द सेम टाइम, एम्ब्रेस सॉइड लिनन्स। तो जो प्रिवेंट कंटामिनेटिंग आपको करना है एनवायरनमेंट में बेड मेकिंग के टाइम पर वो क्या करना है? अवॉइड फैनिंग सॉइड लिनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, द नर्स प्रिपेयर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दैट इरिटेटिंग टू सबक्यूटेनियस टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रैकिंग ऑफ द मेडिकेशन। तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है कि आईएम इंजेक्शन दिया जाना है जिसके कारण सबक्यूटेनियस टिश्यू क्या होंगे? इरिटेट होंगे, और जब सबक्यूटेनियस टिश्यू इरिटेट होंगे तो मेडिकेशन को हम किस तरीके से लगाएं ताकि मेडिकेशन क्या हो? ट्रैकिंग ना हो पाए। ऑप्शन में यूज स्मॉल गॉज निडल, अप्लाई आइस ऑन इंजेक्शन साइट, एडमिनिस्टर एट 45 डिग्री एंगल या फिर यूज जेट ट्रैक टेक्निक।
तो हमने कई बार पढ़ा है कि जो भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं जो सबक्यूटेनियस टिश्यू को इरिटेट करें या फिर उनकी मेडिकेशन की ट्रैकिंग को लीक होने को बचाना है तो क्या कौन सी टेक्निक यूज़ करें? जेट ट्रैक टेक्निक। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट है द एब्रीविएशन फॉर माइक्रो ड्रॉप्सिस। तो माइक्रो ड्रॉप्स के लिए कौन सा एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है? ऑप्शन में म्यू जीटीटी, जीटीटी, एमडीआर या फिर एमजीटीटी। जो माइक्रो ड्रॉप्स के लिए एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है वो क्या है? म्यू जीटीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। यू आर रेडी टू टेक क्लाइंट्स ओरल टेम्परेचर। यू आस्क दिस क्लाइंट हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन ड्रिंकिंग हॉट टी, coffee or cold or smoking. The client admits having just drunk a cup of hot coffee. You will wait for how long before taking the temperature? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आपको किसी पेशेंट का क्लाइंट का ओरल टेम्परेचर चेक करना है, आप रेडी हैं उसके लिए, बट क्लाइंट से पूछा कि आपने अभी चाय कॉफ़ी या स्मोकिंग तो नहीं की है, तो पेशेंट कह रहा है कि मैंने अभी हॉट कॉफ़ी पी है, 1 कप हॉट कॉफ़ी ड्रिंक की है। तो आप कितने टाइम तक वेट करेंगे टेम्परेचर लेने के लिए? ऑप्शन में 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या फिर 30 मिनट। तो एटलीस्ट आप 10 मिनट तक वेट करेंगे, देन आप ओरल टेम्परेचर लेंगे। यदि आपने पेशेंट ने उस टाइम पर हॉट कॉफ़ी पी है या फिर कोल्ड कॉफ़ी पी है, कुछ भी ऐसे खाया पिया है कोल्ड हॉट, तो क्या होगा? फॉल्स रीडिंग आएगी। इसीलिए आपको क्या करना है? एटलीस्ट 10 मिनट तक वेट करना है, देन आफ्टर आपको टेम्परेचर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72 है, जो कि ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन शो कर देती हूँ, आप लोग इसको एक बार ज़रूर चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। मिस्टर अमित इज ऑन फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग बाय द नर्स इंडिकेट एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन टू वाइटल ऑर्गन। तो यहाँ पर कोई अमित नाम का पेशेंट एडमिट है, उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दी गई है, तो आप कौन सी फाइंडिंग रहेगी जो कि एडिकेट टिश्यू परफ्यूजन को शो करेंगी वाइटल ऑर्गन में? ऑप्शन में ब्लड प्रेशर रीडिंग फ्रॉम 50/30 टू 80/50, सेंट्रल वीनस प्रेशर रीड 2 सेंटीमीटर H2O, पल्स रेट ऑफ 120 एंड देन 100 पर मिनट, यूरिनरी आउटपुट इज 30 ml पर आवर। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि सही एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन के लिए क्या शो होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 3 लीटर ऑफ 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन विल प्रोवाइड। 1 लीटर 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा 200 किलो कैलोरीज। 3 लीटर के लिए पूछा है तो आंसर क्या होगा आपका? 600 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट इज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन दैट रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन स्टिमुलेटेड बाय। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में रेस्पिरेटरी सेंटर है जो ब्रेन में, किस गैस से क्या होगा? स्टिमुलेट होगा। ऑप्शन में ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड, कैल्शियम आयन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने के लिए कौन सी गैस काम करेगी? CO2। नेक्स्ट इज फैट प्रेजेंट इन स्टूल इज टर्म एज। तो यदि स्टूल में फैट प्रेजेंट है तब कौन सा टर्म यूज किया जाएगा? ऑप्शन में डायरिया, पायोरिया, स्टेरिया या फिर मलेना। तो ब्लड इन द स्टूल रहेगा तो मलेना, पस है तो पायोरिया, डायरिया का मतलब क्या है? 3 और मोर देन लिक्विड स्टूल पास आउट हो रहे हैं, और फैट प्रेजेंट है तो क्या होगा? स्टेटोरिया। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मास्लो हियरची विच नीड इज कंसिडर्ड एज लास्ट। तो मास्लो की जो थ्योरी दी गई है उसके अकॉर्डिंग लास्ट में कौन सी नीड है जो रहेगी? ऑप्शन में सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर स्टीम नीड्स। तो लास्ट नीड रखी गई है तो वो क्या होगी? वो होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कौन सी नीड होगी लास्ट में? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? ऑप्शन है मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर मशरूम। तो सबसे ज़्यादा विटामिन B12 किस में रहेगा? मीट और डेयरी प्रोडक्ट में। नेक्स्ट इज विच अमंग दी फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली। तो ऐसी कौन सी मेडिकेशन है इमरजेंसी में एक ही बार ऑर्डर की जाती हैं, तो उन मेडिकेशन के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है? तो वो कहलाती हैं स्टेट ऑर्डर मेडिकेशन।
क्या कहलाएंगी? स्टेट ऑर्डर मेडिकेशन। आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। द नर्स करेक्टली डॉक्यूमेंट्स मॉइस्ट लो पिच्ड गर्गलिंग ब्रीथ साउंड इज। तो एक नर्स क्या कर रही है? साउंड चेक कर रही है, तो उसको मॉइस्ट लो पिच्ड और गर्गलिंग ब्रीथ साउंड सुनाई दे रहा है, तो किस टाइप का साउंड है? ऑप्शन में सोनोरस व्हीज, कोर्स क्रैकर्स, सिबिलेंट व्हीजिंग या फिर प्लूरल फ्रिक्शन रब। तो ये जो साउंड नर्स को सुनाई दे रहा है, तो ये किस टाइप का साउंड है? ये है सोनोरस व्हीजिंग साउंड। क्योंकि हाई पिच्ड साउंड होता तो सिबिलेंट व्हीज में सुनाई देता, बट जो साउंड यहाँ पर सुनाई दे रहा है वो क्या है? सोनोरस व्हीजिंग साउंड। क्वेश्चन नंबर 82। तो यहाँ पर इसका भी क्वेश्चन इरेज है, तो उतना समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग एक बार इसको जरूर देख लें, गुजराती मुझे आती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 83। अ नर्स इज एडमिटिंग अ क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ पेरीएक्ट्रिक और प्रोड्रोमल फेज ऑफ हेपेटाइटिस, which of the following would the nurse expect to be the priority assessment finding? तो यदि कोई प्रीएक्ट्रिक फेज ऑफ हेपेटाइटिस की कंडीशन में एडमिट किया गया है, तो एज अ नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि आप किसको सबसे पहले असिस्ट करेंगे, कौन सी फाइंडिंग को? ऑप्शन में क्ले कलर्ड स्टूल, एनोरेक्सिया, जॉइंडिस या फिर प्रूराइटिस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जो नेक्स्ट वीडियो की जो सीरीज रहेगी CHO की, उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा कि यदि कोई पर्सन प्री एक्ट्रिक फेज ऑफ हेपेटाइटिस में एडमिट किया गया है, तो कौन सी प्रायोरिटी आपकी फर्स्ट रहेगी असिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। द नर्स इज मॉनिटरिंग द ECG ट्रेसिंग ऑन द सेंट्रल मॉनिटर्स इन कार्डियक यूनिट, which of the following dysarrhythmias is a priority for the nurse to report first? तो यदि किसी को ECG ट्रेसिंग है जो दी जा रही है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि जो डिसअरिथमिया हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले आप किसको है, जो कौन सी प्रायोरिटी आती है, इसको आप रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर फिजिशियन को। ऑप्शन में साइनस रिदम विद फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक, सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन या फिर इडियो वेंट्रिकुलर रिदम। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। Nurse would report which of the following laboratory result as consistent with the diagnostic of primary aldosteronism? तो इनमें से कौन सी रिपोर्ट है जो प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? ऑप्शन में सीरम पोटेशियम ऑफ 3 MEQ पर लीटर, सीरम फास्फोरस ऑफ 3 mg पर DL, सीरम सोडियम ऑफ 130 MEQ पर लीटर, सीरम कैल्शियम ऑफ 12 mg पर DL। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बताई जानी है, सॉरी, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या लेबोरेटरी वैल्यू है जो शो करेगी कि प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म की कंडीशन है? तो वैल्यू होगी आपकी ऑप्शन C। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी फॉर द नर्स टू मॉनिटर इन अ क्लाइंट विथ फियोक्रोमोटोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा में यदि किसी पर्सन को, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी आपकी मॉनिटर करने की? वेट, सीरम ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर या फिर टेम्परेचर। तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? BP मेजर करने की। नेक्स्ट इज बिकॉज पेशेंट हैज बर्साइटिस, प्लान फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन शुड इंक्लूड। तो बर्साइटिस का मतलब होता है जो पैड या फिर जो बर्सल लेयर प्रेजेंट होती जॉइंट्स के पास में, तो वहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हुआ है, तो आप कोई नर्सिंग इंटरवेंशन प्लान कर रहे हैं, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? ऑप्शन में एग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी, रेस्ट, रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज या फिर हाई प्रोटीन डाइट। तो आपकी जो यहाँ पर प्रायोरिटी देखी जाएगी तो वो क्या होगी? जॉइंट्स के यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज को आप सबसे पहले चेक करेंगे। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग द पेशेंट इन एक्यूट रीनल फेलियर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज प्रायोरिटी फॉर द नर्स टू मॉनिटर इन द क्लाइंट। तो यदि किसी पर्सन को एक्यूट रेनल फेलियर की कंडीशन है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या मेजर करने की होगी? ऑप्शन में इन्फेक्शन, पेन, ओलिगोयूरिया या फिर एनीमिया। तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी इस टाइप के पेशेंट में बनेगी वो क्या होगी? ओलिगोयूरिया को चेक करना। नेक्स्ट इज
Which sign symptom make the nurse suspect the most common opportunistic infection in the female client diagnosed with acquired immunodeficiency syndrome? यदि कोई पेशेंट है हॉस्पिटल आई है तो उसके लिए क्या किया गया है, एड्स की कंडीशन है तो उसमें अपॉर्चुनिस्टिक कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है? ऑप्शन में फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ओरल थ्रस्ट, ईसोफेजाइटिस एंड वेजाइनल कैंडिडियासिस, abdominal pain, diarrhea and weight loss, painless violet lesion on the face and tip of the nose। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन यदि फीमेल क्लाइंट को होता है तो वो होता है वेजाइनल कैंडिडियासिस की कंडीशन हो सकती है, ओरल थ्रस्ट हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा आपका बी। नेक्स्ट इज विच डिसीज इज द क्लाइंट डायग्नोज्ड विथ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज एट ग्रेटर रिस्क फॉर डेवलपिंग? यदि किसी को GERD की कंडीशन है तो और कौन सी प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ग्रेटर रिस्क है डेवलप होने के? ऑप्शन में हैटल हर्निया, गैस्ट्रोएंटराइटिस, गैस्ट्रिक कैंसर या फिर ईसोफेजियल कैंसर। तो जो चांस है दूसरी डिसीज होने के तो क्या होंगे, ईसोफेगल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट डायग्नोज्ड विथ लॉन्ग टर्म आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिसीज, विच असेसमेंट डेटा सपोर्ट द डायग्नोसिस? तो यदि किसी पर्सन को एट्रियल ऑक्लूसिव डिसीज है तो कौन सा डेटा सपोर्ट करेगा डायग्नोस करने के लिए लॉन्ग टर्म से है प्रॉब्लम? ऑप्शन में हेयरलेस स्किन ऑन द लेग्स, ब्रिटल फ्लैकी टोएनेल्स, पैची ऑन द सोल ऑफ द फीट या फिर नॉन पिटिंग एंकल एडिमा। तो क्या होंगे, पैचेस रहेंगे कहाँ पर, सोल ऑफ द फीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन इरेज है तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 93। The nurse is assessing the motor function of an unconscious patient. The nurse should plan to use which technique to test the patient peripheral response to the pain? तो यदि किसी पर्सन अनकॉन्शियस है कोई पर्सन तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे कि पेशेंट का जो पेरिफेरल रिस्पॉन्स है पेन को लेके वो शो हो या फिर देखने को मिले? ऑप्शन में एक्सटर्नल रब, नेल बेड प्रेशर, प्रेशर ऑन द ऑर्बिटल रिम, स्क्वीजिंग ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल। तो आपको यदि उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसको चेक सॉरी उसका जो पेन लेवल है उसको चेक करना है, नेल बेड प्रेशर से आप है जो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। द पेशेंट इज एंट्रेड टू द हॉस्पिटल विथ अ डायग्नोसिस ऑफ ग्लिन-वॉर सिंड्रोम। ग्लिन-वॉर सिंड्रोम में क्या होता है, आपका खुद का इम्यून सिस्टम तो आपकी सही सेल्स उन पर अटैक करने लगता है, ऑटो इम्यून डिसीज है कि विच पास्ट मेडिकल हिस्ट्री फाइंडिंग मेक द पेशेंट मोस्ट एट द रिस्क फॉर दिस डिसीज? तो कौन सी फाइंडिंग हिस्ट्री है जो प्रीवियस हिस्ट्री के कारण पता लगा पाएंगे आप कि ज़्यादा रिस्क है इस डिसीज को और ज़्यादा डेवलप होने के लिए? ऑप्शन में मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, सीजर्स और ट्रॉमा टू द ब्रेन विद इन लास्ट ईयर, बैक इंजरी और ट्रॉमा टू द स्पाइनल कॉर्ड ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर रहेगा इनमें से वो क्या होगा, तो वो होगा कि पहले से मेनिंजाइटिस या फिर एंसेफेलाइटिस प्रीवियस लास्ट 5 ईयर में तो नहीं रहा है। नेक्स्ट आर्कस सेनेलिस इज ड्यू टू, तो आर्कस सेनेलिस है जो किसके कारण है? ऑप्शन में टिश्यू एट्रोफी, डिक्रीज प्यूपिल साइज, ओपेसिटीज इन द लेंस या फिर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन द कॉर्निया। तो ये किसके कारण है? कोलेस्ट्रॉल को डिपोजिशन हो गया है कॉर्निया में तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? आर्कस सेनेलिस। नेक्स्ट इज पेशेंट हु हैज सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो यदि किसी को सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो क्या होगा? हैज डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग द स्पीच, एक्सपीरियंस clear sound with the use of hearing aids, may have reversal or damage caused by ototoxic drug, hears low pitched sound better than high pitched sound। तो यदि किसी को सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो हियरिंग एड्स के द्वारा वो थोड़ा बहुत सुन सकता है। नेक्स्ट इंडिविजुअल विथ डार्क स्किन आर मोर लाइकली टू डेवलप। तो जिसकी डार्क स्किन है उनको क्या ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस है? ऑप्शन है कीलॉइड्स, रिंकल, स्किन रैसेस या फिर स्किन कैंसर। स्किन कैंसर, स्किन रैसेस जिनकी लाइट स्किन होती है, गोरे लोग होते हैं, उनको होने के चांसेस होते हैं। डार्क स्किन है तो क्या कीलॉइड्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। व्हेन रिसीविंग पेशेंट्स हेमेटोलॉजिक लेबोरेटरी वैल्यूज आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी नर्स वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड। तो यदि किसी की स्प्लीनेक्टोमी हुई है तो स्प्लीनेक्टोमी के बाद जो लेबोरेटरी वैल्यू आती हैं, हेमेटोलॉजिक लेबोरेटरी वैल्यू शो की जाती हैं, तो क्या आप फाइंड आउट करेंगे? ऑप्शन में ल्यूकोपनिया, आरबीसी एबनॉर्मलिटीज, डिक्रीज हीमोग्लोबिन या फिर इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। तो यदि किसी की स्प्लीनेक्टोमी हुई है तो जो सबसे पहले आपको फाइंडिंग मिलेगी वो होगी आरबीसी की एबनॉर्मलिटीज। लास्ट क्वेश्चन, द पेशेंट इज डायग्नोज्ड विथ न्यूरोजेनिक शॉक, विच साइन एंड सिम्टम्स शुड द नर्स असेस इन दिस पेशेंट। तो यदि कोई पर्सन को न्यूरोजेनिक शॉक की कंडीशन है तो कौन से साइन सिम्टम्स शो होंगे? ऑप्शन में कूल, मॉइस्ट स्किन, ब्रेडिकार्डिया, वीजिंग, डिक्रीज्ड बाउल साउंड। तो जो न्यूरोजेनिक शॉक की कंडीशन हुई है तो सबसे पहले कौन से साइन असेस करने होंगे? तो वो होगा ब्रेडिकार्डिया। देन आफ्टर आप अदर चीज़ें चेक कर सकते हैं, पर ब्रेडिकार्डिया सबसे पहले चेक किया जाएगा। तो गाइस ये था गुजरात का स्टाफ नर्स का पेपर। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस हुए उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, और एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े गए हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।